कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम थर्ड ईयर का मॉडल पेपर बताने जा रही हूँ। मैं जो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है, जिसे विज्ञापन और विक्रय संवर्धन कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके अनिवार्य क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, फिर 20 नंबर क्वेश्चन आता है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेक्शन और से, जिसमें 20 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा है कि विक्रय संवर्धन क्या है। विक्रय संवर्धन की विधियों को बताइए। देखिए, विक्रय संवर्धन को हम क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। विक्रय संवर्धन से आशय यह होता है कि जो बिक्री में वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बिक्री में वृद्धि करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय संवर्धन बोलते हैं। देखिए, विक्रय संवर्धन बोलते हैं जैसे इसमें विज्ञापन को भी ले सकते हैं, व्यक्तिगत बिक्री को भी ले सकते हैं, अन्य सभी मतलब कार्यों को ले सकते हैं जो बिक्री की मात्रा में वृद्धि करता हो। बिक्री संवर्धन एक साधन है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं का ध्यान क्या किया जाता है? आकर्षित की जाती है तथा उपभोक्ता को सूचना दी जाती है और उसको वस्तु को क्रय करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोत्साहित किया जाता है। इसके संबंध में कई राइटर जो हैं अपने अपने अनुसार क्या आपने परिभाषा दिए हैं, जिसमें C.L. बार्लिंग है जो कहते हैं कि बिक्री संवर्धन का आशय विशिष्ट अर्थ में उन क्रियाओं से है जो व्यक्तिगत बिक्री एवं बिक्री संवर्धन मतलब व्यक्तिगत बिक्री और विज्ञापन संबंधित जितने भी कार्य हैं क्या वे बिक्री संवर्धन में शामिल किए जाते हैं। अब आप लोग सोचते हैं व्यक्तिगत बिक्री मतलब व्यक्तिगत बिक्री का भी कार्य होता है कि बिक्री में क्या वृद्धि करना, और विज्ञापन का भी कार्य क्या होता है? बिक्री में वृद्धि करना। मतलब दोनों क्रिया किसमें शामिल होती हैं? बिक्री संवर्धन में। उसके बाद बोल रहे बिक्री संवर्धन की क्या क्या विधियाँ हैं। देखिए, बिक्री संवर्धन की विधियाँ में पहला आपका विधि होता है उपभोक्ता संवर्धन विधि, दूसरा आपका होता है व्यापार संवर्धन विधि, और तीसरा होता है संयुक्त संवर्धन विधि। कहने का मीन से है कि पहला उपभोक्ता संवर्धन विधि में यह होता है कि उपभोक्ता की बिक्री में वृद्धि करना क्या कहलाता है? मतलब उपभोक्ता की मात्रा में ही वृद्धि करना क्या कहलाता है? उपभोक्ता संवर्धन विधि। उपभोक्ता संवर्धन विधि में यह होता है कि इसको कई प्रकार में बांटा गया है, जैसे मुफ्त नमूने का वितरण, कूपन, और उसके बाद मूल्यों में कमी, प्रतियोगिता। आप सोचते हैं मुफ्त नमूने का वितरण, कई बार ऐसा होता है कि बिक्री में वृद्धि करने के लिए क्या होता है? मुफ्त नमूने का वितरण, जैसे फ्री में दवाइयाँ दी जाएगी, मतलब घर घर जाकर क्या दवाइयाँ बांटा जाएगा, फिर घर घर जाकर बीड़ी सिगरेट का पैकेट जो बांटा जाता है उसको मुफ्त नमूने का वितरण कहा जाता है, जिससे उपभोक्ता की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा यह होता है कि कूपन, मतलब कई बार क्या होता है कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें एक कूपन दे दिया जाता है। कूपन दिया जाता है तो उसमें यह बताया जाता है कि आप जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें क्या एक कूपन दे दिया जाता है कि आप 2 वस्तु 3 वस्तु जो भी लें उसमें एक कूपन दे देगा, और उसमें जो कुछ निकलेगा उससे क्या होगा? मतलब वो आपको मतलब जो विक्रेता वो देगा। तीसरा होता है मूल्य में कमी। कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता की मात्रा को बढ़ाने के लिए मूल्य में कमी कर दी जाती है। कई बार मतलब देखें आप लोग कि जो वस्तु 100 रुपये में मिलती है, कुछ समय के बाद वो वस्तु कितने में मिलती है? 80 रुपये में। ऐसा क्यों किया जाता है? वो उपभोक्ता की मात्रा में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, और जब उपभोक्ता की मात्रा में वृद्धि होगी तो आपकी किसमें वृद्धि होगी? बिक्री में वृद्धि होगी, जिसे हम उपभोक्ता संवर्धन विधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्यापार संवर्धन विधि, और व्यापार संवर्धन विधि में यह होता है कि इसमें क्या मतलब जो उत्पादन करने वाला होता है उसके माल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, वो और अधिक उत्पादन करे तो बिक्री में वृद्धि होगा, उपभोक्ता में वृद्धि होगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा और उत्पादन करेगा, तो उसे हम व्यापार संवर्धन विधि कहते हैं। इसमें प्रदर्शन सामग्री वितरण, प्रतियोगिता, क्रय भत्ता और प्रीमियम संबंधित मतलब बातें आती हैं। देखिए, और इसमें उसके बाद होता है संयुक्त संवर्धन विधि, जो उपभोक्ता संवर्धन विधि और व्यापार संवर्धन विधि दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? संयुक्त संवर्धन विधि। दोनों में जो क्रियाएं की जाती है उसी को हम क्या संयुक्त संवर्धन विधि में रखते हैं, और उसी का निष्कर्ष क्या है? संयुक्त संवर्धन विधि। ठीक है, ऐसे हम क्या पढ़ लिए विक्रय संवर्धन की विधियाँ। अब हम चलते हैं दूसरे हेडिंग पे, विज्ञापन एजेंसी क्या है और विज्ञापन एजेंसी द्वारा ग्राहकों को क्या सेवाएं दिया जाता है। देखिए, विज्ञापन एजेंसी एक स्वतंत्र कंपनी होती है जिसमें विज्ञापन दाता क्या करता है? विज्ञापन एजेंसी के पास जाता है और अपने वस्तु को बिक्री में वृद्धि करने के लिए क्या देता है? विज्ञापन देता है। विज्ञापन दाता और विज्ञापन एजेंसी दोनों के बीच क्या काफ़ी अच्छे संबंध होने चाहिए,
और अच्छे संबंध क्या कहलाता है, विज्ञापन एजेंसी संबंध कहलाता है। तो यहाँ हमारे विज्ञापन एजेंसी मीन्स है, तो विज्ञापन एजेंसी क्या होती है, एक स्वतंत्र कंपनी होती है जहाँ हमें विज्ञापन के अच्छे अच्छे विशेषज्ञ उपस्थित होते हैं। विज्ञापन के किस वस्तु का विज्ञापन कैसा किया जाए, किस प्रकार किया जाए, समस्त कार्य किसमें सम्मिलित होते हैं, विज्ञापन एजेंसी में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके संबंध में विभिन्न राइटर ने अपने अनुसार परिभाषा दिए हैं, जिसमें विलियम जे स्टांटन मतलब एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि विज्ञापन एजेंसी एक स्वतंत्र कंपनी है जो विज्ञापन मतलब सामान्यतः विज्ञापन व विज्ञापन संबंधित जितनी सेवाएं होती हैं क्या विज्ञापन एजेंसी में प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इसमें विज्ञापन दो प्रकार के का विज्ञापन एजेंसी दो तरह के होते हैं, सामान्य विज्ञापन एजेंसी और एक औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी। सामान्य विज्ञापन एजेंसी में जो होता है उसमें छोटी छोटी वस्तुओं का विज्ञापन कराया जाता है। सामान्य विज्ञापन एजेंसी में छोटी छोटी वस्तुओं का विज्ञापन कराया जाता है, जिसमें दवाई खाद्य पदार्थ इन सब का क्या विज्ञापन कराया जाता है। ठीक है, दवाई हुआ, बीड़ी हुआ, मतलब जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं ना, मतलब उनका मतलब सामान्य विज्ञापन। औद्योगिक में उत्पादकता से संबंधित मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, उसमें औद्योगिक विज्ञापन एजेंसी में वो क्या कराया जाता है। ठीक है, तो अब हम विज्ञापन एजेंसी के महत्व और द्वारा ग्राहक को सेवाएं प्रदान की जाती है। विज्ञापन एजेंसी द्वारा ग्राहक को क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा सकती है। सबसे पहले तो विज्ञापन एजेंसी के पास कोई भी विज्ञापन दाता जाएंगे तो ये है कि विज्ञापन मतलब वो बताएगा कि कैसे आपका कम खर्च में कार्य हो जाएगा, मतलब निःशुल्क मतलब कम खर्च में आपका विज्ञापन करने को बताएगा। और उसके बाद ये भी बताएगा, क्या बताएगा, विज्ञापन आप कैसे कराइए, तो आपकी वस्तु का विज्ञापन किस प्रकार कराएंगे, कैसे कराएंगे कि क्या कम खर्च में क्या आपका विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, फेमस हो जाए। वह विज्ञापन वो सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, और फिर विज्ञापन एजेंसी संबंध पूछता है एग्जाम में, ग्राहक संबंध। इसमें यह होता है कि विज्ञापन दाता और विज्ञापन एजेंसी के बीच जो संबंध होता है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दोनों के संबंध अच्छा होगा तो उसे विज्ञापन ग्राहक एजेंसी संबंध बोलते हैं। और विज्ञापन एजेंसी के महत्व में आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, स्वतंत्र कंपनी है। फिर विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन कार्यों का क्या करती है, नियोजन करती है। विज्ञापन एक व्यावसायिक संगठन है। विज्ञापन सृजनशील व्यक्तियों का क्या उत्पादन करती है, सृजनशील व्यक्तियों की संख्या में क्या बढ़ाती है। और सेवा प्रदान करने वाले जितने भी काम हैं वो विज्ञापन एजेंसी एक विज्ञापन दाता के लिए क्या करती है। ठीक है, उसके बाद आगे विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व में बता बताइए। देखिए, विज्ञापन आपके जो बुक है उसी का नाम है विज्ञापन एवं विक्रिय संबंध। अब विज्ञापन को एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, जो लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से बना है। एड का तात्पर्य होता है कि जोड़ना, वर्टो का तात्पर्य होता है मोड़ना, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे एक वस्तु से मतलब एक वस्तु की ओर से दूसरे वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करना क्या कहलाता है, विज्ञापन। दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं विज्ञापन मतलब भी दो शब्दों से मिलकर बनना है, बी प्लस ज्ञापन। बी का तात्पर्य होता है विशेष, ज्ञापन कहाँ से होता है, सूचना देना, मतलब किसी वस्तु के बारे में विशिष्ट प्रकार से सूचना देना क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन कहलाता है। अब विज्ञापन के प्रकार, इसमें कई राइटर हैं विज्ञापन की परिभाषा दी हैं, जिसमें C.L. बॉलिंग है। वो कहते हैं कि विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा की मांग पैदा करना क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। मतलब दूसरे शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि करना क्या कहलाता है, मतलब विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। देखिए, विज्ञापन के प्रकार माध्यम दोनों क्या है, सेम है। देखिए, विज्ञापन के प्रकार क्या हो सकते हैं, एक तो समाचार पत्र विज्ञापन होता है, दूसरे में बाहर विज्ञापन होता है, उसके बाद डाक द्वारा विज्ञापन होता है, फिर अन्य विविध विज्ञापन होते हैं। तो समाचार पत्र विज्ञापन और विज्ञापन होता है जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों द्वारा किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे समाचार पत्र द्वारा का मीन्स यह है कि जो दैनिक यूज में जो समाचार पत्र मिलती है उसमें विज्ञापन किया जाता है। वो भी दो प्रकार का होता है, एक वर्गीकृत विज्ञापन, एक अवर्गीकृत विज्ञापन। तो अवर्गीकृत विज्ञापन वो होता है जैसे आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे खाने के रूप में विज्ञापन किया जाता है, जिसमें विवाह, रोजगार या किसी को गुमशुदा आदमी की सूचना देना क्या कहलाता है, वर्गीकृत विज्ञापन कहलाता है। और अवर्गीकृत विज्ञापन वह विज्ञापन होता है, जैसे आप लोग पहले पृष्ठ पर देखेंगे, पूरे पृष्ठ पर
पूरा पृष्ठ बाइक से मतलब कोई प्रचार करना, उसका क्या मतलब पेज हो, आधे पेज पे, जो फुल पेज पे आधे पेज पे विज्ञापन किए जाते हैं उसे अवर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है बाहरी विज्ञापन। बाहरी विज्ञापन काफी पुराना प्राचीन विज्ञापन है जिसे हम दीवार विज्ञापन भी कहते हैं। और दीवार विज्ञापन ये काफी पुराने समय से, पुर्तगालों के समय से आ रहा है। दीवार विज्ञापन में जैसे बिजली बोर्ड द्वारा सजावट, पोस्टर और सैंडविच बोर्ड विज्ञापन, इसमें बिजली द्वारा सजावट, विज्ञापन बोर्ड, सैंडविच बोर्ड विज्ञापन, अन्य मतलब कई मतलब शामिल होती हैं, जिसमें पोस्टर का आप लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा दीवारों पे क्या पोस्टर चिपका देना या दुकान के बाहर लिस्ट बना देना, ये सब क्या है, बाहरी विज्ञापन है। ठीक है। फिर डाक द्वारा विज्ञापन किया जाता है। फिर विविध विज्ञापन। विविध विज्ञापन का आप लोग समझते हो कि विविध विज्ञापन क्या होता है। विविध विज्ञापन में मेले तथा प्रदर्शनी आ जाएगा, लाउड स्पीकर आ जाएगा, टेलीविजन आ जाएगा, मतलब इन सब विधियों द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है उसे विविध विज्ञापन में क्या शामिल कर दिया गया है। ठीक है। ये थे विज्ञापन के प्रकार और माध्यम। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या विज्ञापन की प्रभावत्पादकता का माप किया जाता है? विज्ञापन की प्रभावत्पादकता का माप किया जाता है, मतलब यहाँ कहने का मीन्स यह है और कि विज्ञापन कि हम जब विज्ञापन कराते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब मान लीजिए कोई भी विज्ञापन दाता अपनी किसी वस्तु का विज्ञापन कराएगा तो यह अवश्य जानना चाहेंगे कि उसके विज्ञापन का प्रभाव क्या क्रेता पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उसके बिक्री में, वस्तु की बिक्री में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, कोई भी जानना चाहेगा। मान लीजिए कोई भी जब विज्ञापन कराएगा तो जानना ही चाहेगा कि उसके विज्ञापन का प्रभाव किसी वस्तु पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो देखिए इसमें यह मतलब होता है, इसमें यह होता है कि जैसे जब विज्ञापन दाता विज्ञापन करा लेता है तो यह जाता है और यह पता करना चाहता है कि उसके विज्ञापन का प्रभाव क्रेता पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वस्तु की बिक्री में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, क्या उसके द्वारा किया गया विज्ञापन सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सब बातों को जानने के लिए वो विज्ञापन प्रभावत्पादकता का माप कराता है, जिसमें यह होता है कि उसे कई विधियों द्वारा मतलब उसको मापा जाता है, उसको कई विधियों द्वारा मापा जाता है, जिसमें बिक्री अनुसंधान होता है और दूसरा संचार अनुसंधान होता है। दो विधियों द्वारा मापा जाता है। तो बिक्री अनुसंधान, अब जिसे हम सेल्स रिसर्च बोलते हैं, तो बिक्री अनुसंधान यह होता है कि वह देखता है कि बिक्री में वृद्धि हुआ है कि नहीं। देखिए सबसे पहले उसमें वह क्या करता है कि विज्ञापन के संबंधित जब विज्ञापन करा लेता है तो देखना चाहता है कि उसकी बिक्री में वृद्धि हुआ है कि नहीं। तो क्या इसमें दो तरह के तरीके अपनाते हैं, एक परीक्षण शहर और दूसरा नियंत्रण शहर। अब परीक्षण शहर वह होता है कि जिसमें वो विज्ञापन, उस शहर में वो विज्ञापन कराएगा, और नियंत्रण शहर वह होता है कि उस शहर में वो विज्ञापन नहीं कराएगा। तो परीक्षण शहर में विज्ञापन कराएगा और नियंत्रण शहर में विज्ञापन नहीं कराएगा, और दोनों में की बिक्री मतलब बिक्री की क्या तुलना करेगा। परीक्षण शहर की बिक्री की तुलना करेगा, क्या इसके बिक्री में पहले बिक्री कैसी थी अब किसी बिक्री है, और नियंत्रण शहर में तुलना करेगा क्या इसकी बिक्री में इसमें विज्ञापन न करने के बाद बिक्री में वृद्धि हुई है। अगर दोनों सेम होते हैं तो यह माना जाता है कि विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन परीक्षण शहर में बिक्री बढ़ती है तो माना जाता है कि विज्ञापन का प्रभाव पड़ा। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमें संचार अनुसंधान। ठीक है। संचार अनुसंधान में तीन तरह से कहा जाता है। पहला उपभोक्ता परीक्षण, जिसे उपभोक्ता पूर्व परीक्षण बोलते हैं। दूसरा स्मरण परीक्षण और फिर पुनः स्मरण परीक्षण होता है। ठीक है। उपभोक्ता परीक्षण वह होता है कि जो विज्ञापन करने से पहले उपभोक्ता के पास मतलब जाया जाता है, क्रेता के पास, और यह पता लगाया जाता है कि उसको किसी प्रति दिखा दी जाती है और उससे पूछा जाता है क्या आप इस विज्ञापन के बारे में जानते हैं, तो वो बताएगा हाँ जानते हैं नहीं जानते हैं। मतलब वो जानता होगा या उसको यूज करता होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं कराएगा, बताएगा। फिर होता है उपभोक्ता परीक्षण के बाद होता है परीक्षण, मतलब परीक्षण उपभोक्ता परीक्षण। तो उपभोक्ता परीक्षण ये होता है कि वहाँ पूछा जाता है, वहाँ जाया जाता है तो पूछा जाता है क्या आप इस साबुन का यूज किए हैं, या आप नहाने के लिए किस साबुन का यूज करते हैं, तो खुद बताएगा कि हम इस साबुन का यूज करते हैं, इस साबुन का नहीं यूज करते हैं। तो अगर वो बता देता है तो यह माना जाता है कि हाँ यह यहाँ विज्ञापन कराया गया है। ठीक है। ऐसे ही विज्ञापन के क्या प्रभाव हो जाते हैं, मापने का एक तरीका हो जाता है, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, बिक्री अनुसंधान और संचार अनुसंधान। ठीक है। बिक्री अनुसंधान में आपको बताया है परीक्षण शहर और नियंत्रण शहर, और संचार अनुसंधान में आपको बताया है उपभोक्ता
परीक्षण, उपभोक्ता परीक्षण और उसके बाद पुनः स्मरण परीक्षण और फिर परीक्षण, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विज्ञापन बजट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है विज्ञापन बजट। देखिए बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, भविष्य में किए जाने किसी भी कार्य को मतलब बजट वो होता है कि भविष्य में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका पहले योजना तैयार करना। बजट किसी उद्देश्य से किया जाता है। मान लीजिए कि विज्ञापन कराना हो तो सबसे पहले वो क्या करें, बजट अपना देखिएगा कि किस बजट में कराएंगे तो क्या हमारा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो बजट कई प्रकार मतलब बजट कई तरीकों से तैयार किया जाता है, लेकिन यह देखा जाता है कि किसी व्यवसाय में या संगठन में बजट एक व्यवसाय को की मात्रा मतलब व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि कराने के लिए, उसको लाभ कमाने के लिए एक व्यवसायिक तरीके से बजट तैयार किया जाता है जिसे हम व्यापारिक बजट कहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बजट तैयार किया जाता है। तो विज्ञापन बजट मतलब वो होता है कि जो विज्ञापन कराया जाता है उसके उद्देश्य क्या है, उसकी प्रतिलिपि तैयार करना है, मतलब समस्त क्रियाएं भविष्य में जो विज्ञापन हो रहा है उसकी समस्त क्रियाएं पहले ही तैयार कर लेना क्या कहलाता है, विज्ञापन बजट कहलाते हैं। इसमें बहुत मतलब कई मदे शामिल किया जाती है। इसमें पूछा है कि मदे प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। इसमें विज्ञापन बजट में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है या प्रभावित करता है। पहले विज्ञापन माध्यम की लागत। कोई भी चाहेगा कि पहले हम देखें कि जो विज्ञापन करा रहे हैं किस माध्यम से करा है, क्या लागत होगा, उसको लागत फिर तो क्या पता करना रहता है। तो विज्ञापन बजट में विज्ञापन माध्यम की लागत आ जाती है। फिर विज्ञापन उत्पादन व्यय मतलब उसको उत्पादित करने में कितना खर्च हुआ उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या विज्ञापन बजट मतलब तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रशासनिक व्यय, फिर शोध एवं अनुसंधान। प्रशासनिक व्यय में आप जानती हैं बिजली, मकान, ये सब चीज़ें क्या है शामिल हो जाती है। फिर शोध एवं अनुसंधान, ये सब क्या है विज्ञापन बजट में शामिल किए जाने वाले। अब हम आते हैं विज्ञापन की नैतिक एवं अनैतिक पहलू। देखिए विज्ञापन जब होता है तो इसे वैज्ञानिक पहलू भी कह सकते हैं, नैतिक पहलू को, तथा मतलब विज्ञापन जब होता है तो यह ध्यान दिया जाता है कि जो भी विज्ञापन कराया जा रहा है वो क्रेता को या उपभोक्ता को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाए। विज्ञापन बनाने से पहले सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जब हम विज्ञापन बनाएंगे तो क्रेता को किसी प्रकार का तो नुकसान नहीं करता है या क्रेता को किसी प्रकार से तो प्रभावित नहीं कर रहा है, या उसमें जो भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है उसका तो कोई नुकसान नहीं है। इन सब बातों को इसमें मतलब सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कुछ नैतिक पहलू होते हैं जिसे हम वैज्ञानिक पहलू कहते हैं, जिसमें पहला मानना है कानूनी प्रयास। कानूनी प्रयास में यह सम्मिलित किया गया है कि जैसे कि विज्ञापन जब आप करा रहे हैं तो उसमें किसी असत्य बात पे, झूठ बात मतलब किसी गलत तथ्यों का विवरण न किया गया, उसके बारे में कुछ गलत न बताया गया हो, वस्तु कुछ और और उसकी मतलब विशेषता कुछ और न बताया गया, ये सब इसमें सम्मिलित किया गया। अगर ये सब बताया गया हो तो उस पर क्या कि मुकदमा हो सकता है, ठीक है। दूसरा होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसको इसलिए सम्मिलित किया जाता है कि इसमें यह रखा गया है कि वस्तु की किसी प्रकार की वस्तु की जो प्रकृति होती है, उसका किस्म होता है या उसकी क्वालिटी होती है, वो क्या उपभोक्ता को नुकसानदायक न हो, मतलब वह वस्तु किसी भी प्रकार से उसमें मिलावट ना हो। अगर किसी प्रकार की उसमें मिलावट होती है और उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाता है तो क्या हो सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या कर सकता है, केस दायर कर सकता है, ठीक है। फिर और रखा गया महिला अश्लील निरूपण अधिनियम, मतलब इसमें यह रखा गया है कि महिला के अश्लील फोटो फिगरों का क्या मतलब वो न किया जाए, मतलब महिला की गलत फिगरों को विज्ञापन न लगाया जाए, जिससे क्या जो भी लोग हैं उन पर क्या गलत प्रभाव डाले, ठीक है। इसमें यह अगर आप लगाते हैं तो आपको 2 वर्ष की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और जैसे जैसे आप दोबारा गलती करेंगे तो उसका दूसरा विधि है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नव युवक अधिनियम। इसमें यह होता है कि जो नए नए लोग होते हैं उनको किसी प्रकार के, जो नौजवान लोग 18 से अधिक आयु के हैं उनको किसी प्रकार का क्या नुकसान न हो, ऐसा विज्ञापन नैतिक पहलू में माना जाता है, ठीक है। अब इसमें ये भी रख सकते हैं कि माप एवं तौल, मतलब माप एवं तौल का मीन्स यह है कि जो भी विक्रेता है आपको कम वस्तु नहीं दे सकता है, नैतिक पहलू माना जाता है, और जो भी वस्तु देगा सही वजन में सही तरीके से देगा, कम उसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये नैतिक पहलू हो गया। और अनैतिक पहलू में वो माना जाता है कि जैसे असत्य बातों का छपना, विज्ञापन कुछ भी करा देना, वस्तु कुछ और हो विज्ञापन कुछ और करा देना, सभी चीज़ों को क्या विज्ञापन नैतिक पहलू रुकावट डालता है, मतलब किसी प्रकार से क्रेता को कोई नुकसान न पहुंचाना ही विज्ञापन नैतिक पहलू में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है।
विज्ञापन आपत्ति से आशय यह है कि मतलब अगर विज्ञापन जो भी विज्ञापन कराया जाता है और उससे संबंधित क्रेता को किसी भी प्रकार की आपत्ति होती है तो क्या करेगा वो क्या कर सकता है विक्रेता के प्रति अपना जो भी उसको नुकसान हो हानि हो क्या उसको वह नोट करे मतलब कह सकता है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं माध्यम नियोजन से आप क्या समझते हैं? माध्यम नियोजन की प्रक्रिया को बताइए। देखिए माध्यम नियोजन वह नियोजन होता है जिसमें मीडिया से संबंधित सभी मदों को सम्मिलित किया जाता है। माध्यम नियोजन में कहने का मीन्स यह है कि मीडिया के द्वारा कैसे विज्ञापन किया जाए, मीडिया के द्वारा कैसे विज्ञापन किया जाए वो क्या माध्यम नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। जैसे मीडिया यह तय करेगी कि आप किस प्रकार क्या करेंगे, आप अपने मतलब जो आपका विज्ञापन है किस प्रकार विज्ञापन करेंगे, तिमाही करेंगे, वार्षिक करेंगे, सब क्या मीडिया द्वारा निर्धारित किया जाएगा। माध्यम नियोजन में यह निर्धारित किया जाता है कि आपकी विज्ञापन किस समय करेंगे, किस स्थान पर करेंगे, सब क्या आता है माध्यम नियोजन में आता है। सब क्या आता है माध्यम नियोजन में आता है। और माध्यम नियोजन की प्रक्रिया में आप ले सकते हैं कि वस्तु की प्रकृति क्या है, उपभोक्ता की प्रकृति क्या है, विज्ञापन बजट की राशि क्या है, विज्ञापन संदेश की प्रकृति क्या है, माध्यमों की उपलब्धता क्या है, मीडिया की पहुंच क्या है, ये सब क्या है माध्यम नियोजन की प्रक्रिया है। मतलब वस्तु की प्रकृति के बारे में आप माध्यम नियोजन में सम्मिलित करेंगे। फिर उपभोक्ता की प्रकृति क्या है उसे माध्यम नियोजन में क्या आप सम्मिलित करेंगे। विज्ञापन बजट की आपकी राशि क्या हो सकती है उसे सम्मिलित कर सकते हैं। फिर विज्ञापन संदेश की प्रकृति मतलब विज्ञापन किस संदेश को देने के लिए आप करा रहे हैं उसकी प्रकृति को सम्मिलित कर सकते हैं। फिर मीडिया की पहुँच कहाँ तक है और किस क्षेत्र तक है इसको भी क्या माध्यम नियोजन में सम्मिलित किया जाएगा। फिर मीडिया की लागत क्या है, इन सब चीज़ों को क्या माध्यम नियोजन में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा व्यक्तिगत विक्रय। और व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया को समझे। देखिए व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है। पर्सनल व्यक्तिगत विक्रय को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय को हम क्या बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय वह विक्रय होता है जब क्रेता विक्रेता दोनों क्या होते हैं आमने सामने होते हैं और दोनों के बीच जब जो वस्तु को क्रय विक्रय के संबंधित जितनी भी किराया किया जाता है किसमें सम्मिलित होता है व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय काफ़ी अच्छी मतलब सेलिंग मानी जाती है, काफ़ी अच्छी विक्रय माना जाता है। यह कहा जाता है कि सबसे अधिक प्रभावशाली क्या होता है व्यक्तिगत विक्रय। इसलिए प्रभावशाली होता है, इसलिए प्रभावशाली होता है क्योंकि व्यक्तिगत विक्रय जो हमारा होता है क्रेता विक्रेता दोनों आमने सामने उपस्थित होते हैं और क्रेता की जो भी समस्या होता है उसका विक्रेता तुरंत समाधान करके अपनी वस्तु का विक्रय कर देता है। तो इसीलिए व्यक्तिगत विक्रय काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विक्रय से ऐसे एक ऐसे विक्रय से है जिसमें क्रेता विक्रेता आमने सामने उपस्थित होते हैं और क्रेता की समस्त समस्याओं का समाधान विक्रेता करके वस्तु को तुरंत क्या कर देता है विक्रय कर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं व्यक्तिगत विक्रय। इसके संबंध में कई राइटर हैं अपने अपने अनुसार दिए हैं परिभाषा। और उसके बाद पूछ रहा है व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया। देखिए व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया को सेलिंग प्रोसेस बोलते हैं। व्यक्तिगत जो विक्रय की प्रक्रिया होती है कोई वो मतलब व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया में कई राइटर अपने अनुसार दिए हैं और सभी राइटरों का निष्कर्ष के रूप में आया है कि सबसे पहले ध्यान आकर्षण। व्यक्तिगत विक्रय में सबसे पहले क्या होना चाहिए ध्यान को आकर्षित करना होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति दुकान करता है तो मान लीजिए जब क्रेता गुजरेगा उसका ध्यान क्या उस दुकान की ओर आकर्षित होगा तभी ना वो वस्तु खरीदेगा। तो सबसे पहले ध्यान आकर्षण होता है। ठीक है मतलब ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना ही क्या कहलाता है व्यक्तिगत विक्रय की प्रथम क्रिया मानी जाती है। उसके बाद दूसरा होता है कि स्वागत करना। मान लीजिए कि जब व्यक्ति क्या हो जाता है व्यक्तिगत विक्रय ध्यान आकर्षित हो जाता है आपकी दुकान में चला जाता है तो आप क्या करेंगे स्वागत उसका करेंगे आइए बैठिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ या आपको कौन सी वस्तु चाहिए ये सब करके उसका क्या अभिवादन करता है। जब फिर स्वागत करना हो जाता है तो फिर तीसरा आता है कि क्रय इच्छा जागृत करना। मतलब वो जानना चाहेगा तो रुचि पैदा करना या रुचि को जानना। मतलब वो जानना चाहेगा कि आप किस वस्तु को क्या खरीदना चाहते हैं कौन सी वस्तु आपको चाहिए तो क्या करेगा उस वस्तु के बारे में आपको दिखाएगा और उसके क्या उसकी क्वालिटी को बताएगा। मतलब क्वालिटी को बताएगा ये वस्तु क्या है आपके इतनी अच्छी है ऐसी है आप इस वस्तु को खरीद लीजिए आपके लिए क्या लाभदायक होगी।
फिर क्रय करने के लिए इच्छा जागृत करेगा। फिर उसके बाद उस वस्तु को क्रय करने के लिए क्रेता के मन में ऐसा इच्छा जागृत कर देगा कि वो वस्तु क्या क्रेता क्रय करने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रय इच्छा जागृत कर लेगा तो फिर क्या बिक्री संपन्न करेगा। और बिक्री संपन्न करेगा कि विक्रेता क्रेता को वस्तु पैक करके दे देगा। जब विक्रेता क्रेता को वस्तु पैक करके दे देगा तो अंत में क्या करेगा, ऐसे मतलब अंत में क्या बिक्री संपन्न हो जाएगा तो फिर ऐसे अभिवादन करेगा, फिर ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा या पुरस्कार दे सकता है। मतलब पुरस्कार हेडिंग लिख सकते हैं कि क्या करेगा, आपको पुरस्कार दे सकता है। जैसे कहेगा थैला दे देगा या कोई अपनी दुकान का कार्ड दे देगा और कहेगा कि पुनः आप हमको अपनी सेवा का क्या मौका दीजिए। तो ये सब क्या है, व्यक्ति विक्रय की प्रक्रिया है। ये मतलब सरल शब्द में आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान को आकर्षित करना, फिर क्या स्वागत करना, मतलब दुकानदार का स्वागत करेंगे, फिर क्रय इच्छा जागृत करना, क्रय करने के लिए प्रेरित करना, फिर बिक्री संपन्न करना, फिर अभिवादन करना। ये सब समस्त क्रिया किसमें आते हैं, व्यक्ति विक्रय की प्रक्रिया में। फिर हम आ जाते हैं विज्ञापन अपील। इसके महत्व को प्रकट करते हुए प्रकार को बताइए। देखिए विज्ञापन अपील क्या होता है। विज्ञापन अपील क्या होता है, एक ऐसी शक्ति एवं गुण उत्पन्न करने से है जिसमें जो भी व्यक्ति होते हैं क्या आकर्षित हो सके तथा वस्तु में रुचि उत्पन्न कर सके। विज्ञापन अपील से आशय है कि उसको इस प्रकार बनाया जाए, विज्ञापन अपील को इस प्रकार बनाया जाए कि क्रेता क्या हो, वस्तु को खरीदने के लिए अपने अंदर क्या रुचि उत्पन्न कर सके। ठीक है, और विज्ञापन अपील में कई राइटर अपने अपने अनुसार विज्ञापन अपील की परिभाषा दिए हैं, जिसमें आटो क्लेपनर हैं जो विज्ञापन की परिभाषा में बोलते हैं कि एक विज्ञापन में अपील जीवन प्रदान करने वाली उन विचारों से है, मतलब जो वस्तु के बिक्री में क्या वृद्धि कर दे। मतलब विज्ञापन अपील इस प्रकार का होना चाहिए कि जो वस्तु की बिक्री में क्या कर दे, बिक्री कर दे। ये आटो क्लेपनर कहते हैं। और उपभोक्ता के मस्तिष्क में क्रय करने की संभावना को क्या वो बढ़ा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, विज्ञापन अपील बोलते हैं। विज्ञापन अपील के प्रकार में कई प्रकार के होते हैं। भावनात्मक बनाम विवेकशील अपील, फिर भावनात्मक बनाम विवेकशील अपील, एक एक हम बताते चलते हैं। भावनात्मक बनाम विवेकशील अपील वो अपील होता है जिसमें विज्ञापन अपील इस प्रकार का तैयार करना चाहिए कि जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को किसी प्रकार का ठेस न पहुंचाए। ठीक है, मतलब भावनात्मक नहीं हो, मतलब इस प्रकार का, मतलब धन जाति सबका उसमें उल्लेख नहीं होना चाहिए और उस व्यक्ति के विवेक पर अच्छी छाप छोड़ जाए, उसे विवेकशील अपील बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कहा जाएगा मानवीय भावना व प्रवृत्ति पर आधारित अपील। इसमें मानवीय भावना का तात्पर्य यही होता है कि मानव को सुरक्षा प्रदान करने वाला, मतलब मानव को सुरक्षा प्रदान करने वाला ये अपील होना चाहिए। जैसे सुरक्षा प्रवृत्ति, जैसे जीवन बीमा का विज्ञापन कराया जाता है ना, ये सब मानवीय भावना के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्राथमिक अपील और चयनित अपील। प्राथमिक अपील में एक विशेष प्रकार की वस्तु का विज्ञापन कराया जाता है और चयनित अपील में एक विशेष ट्रेडमार्क ब्रांड वस्तु का क्या विज्ञापन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है वस्तुगत बनाम संस्थागत अपील। मतलब जो एक वस्तु के लिए विज्ञापन कराया जाता है उसे वस्तुगत बोलते हैं और जो एक संस्था के लिए विज्ञापन कराया जाता है उसे संस्थागत अपील बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हेडिंग में आ जाता है सकारात्मक और नकारात्मक अपील। कुछ अपील ऐसे होते हैं जो सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं और कुछ अपील नकारात्मक भाव से क्या अपील कराया जाता है। सकारात्मक भाव के अपील में वो अपील आते हैं जैसे आयोडेक्स मलिए काम पे चले, आयोडेक्स मलिए काम पे चले, खिचखिच की गोली लीजिए, गले में की खिचखिच दूर कीजिए। ये सब क्या है सकारात्मक अपील। और नकारात्मक अपील में इस प्रकार विज्ञापन कराया जाता है कि घटिया डिटर्जेंट साबुन का आप यूज करेंगे तो क्या आपके हाथ खराब हो जाएंगे, इसीलिए निर्मल साबुन का या सर्फ का क्या आप उपयोग कीजिए। मतलब विज्ञापन उसमें भी कराया जाता है लेकिन नकारात्मक शब्दों का उपयोग करके। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कारण आधारित अपील। कारण आधारित अपील आ जाता है। ठीक है, ये सब क्या विज्ञापन अपील के प्रकार है। ठीक है, अब हम चलते हैं बाह्य विज्ञापन। ये विभिन्न प्रकार हम आपको ऊपर बता दिए। विज्ञापन के प्रकार में एक हेडिंग होता है बाह्य विज्ञापन, जो काफी प्राचीन विज्ञापन होता है जिसे दीवार का विज्ञापन कहा जाता है। दीवार के विज्ञापन में आपको बताएं पुस्तकालय के समय से आता है। इसमें पोस्टर मतलब प्रकार में आप प्रकार है ये आपके पोस्टर हो गया,
विज्ञापन बोर्ड हो गया, बिजली द्वारा सजावट हो गया, सैंडविच बोर्ड विज्ञापन हो गया, ये सब क्या है विज्ञापन बोर्ड, बाहरी विज्ञापन बोर्ड के क्या है प्रकार, ठीक है। अब आ जाता है कूपन विक्रय संवर्धन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए विक्रय संवर्धन का मीन्स होता है विक्रय में वृद्धि करना, लेकिन कूपन संवर्धन विधि का से होता है कि कूपन के द्वारा बिक्री में वृद्धि करना है, क्या कहलाता है कूपन विक्रय संवर्धन कहलाता है। इसमें क्या होगा हम आपको अभी बताएं, कुछ मतलब हेडिंग में बताया है कि कूपन क्या होता है, कोई वस्तु आपको दे दिया जाता है और आप वस्तु खरीद के ले जाते हैं तो उसमें कूपन डाल दिया जाता है, ठीक है, और कूपन डाल दिया जाता है और जब वो वस्तु खरीद के आप अपने यूज कर लेते हैं तो कूपन निकलता है, उसमें आप देखते हैं कि कौन सी वस्तु क्या आपको उस कूपन में स्क्रैच करते हैं तो पता चलता है कि आपको यह वस्तु मिलेगी। तो इस माध्यम से क्या विक्रय में वृद्धि की जाती है, इसीलिए इसे कूपन विक्रय वृद्धि कहा जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विक्रय की मात्रा में वृद्धि करना। उसके बाद आपका आता है विज्ञापन प्रक्रिया, फिर विक्रय कला को बताइए, संदेश वाहन को बताइए, श्रोता विश्लेषण का बताइए, विज्ञापन प्रति को बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम विज्ञापन प्रति मतलब चलेंगे। विज्ञापन प्रति नीचे चलते हैं, विज्ञापन प्रति क्या होता है। विज्ञापन प्रति जो होता है कि तैयार किया जाता है, देखिए उसमें कुछ शीर्षक होते हैं, कुछ उप शीर्षक होते हैं, मतलब विज्ञापन कराने से पहले विज्ञापन प्रति को तैयार किया जाता है कि किस प्रकार का विज्ञापन कराया जाए, लिखित या बोले गए शब्दों में हो सकता है। विज्ञापन प्रति में तय किया जाता है कि किस तरह क्या उसका एक लिस्ट तैयार किया जाए, वस्तु का किस प्रकार एक लिस्ट तैयार करने क्या कहलाता है विज्ञापन प्रति का लाया जाता है। उसमें विज्ञापन मतलब का नाम पता वस्तु के बारे में समस्त उसमें क्या मदद सम्मिलित की जाती है, ठीक है। विज्ञापन प्रति में इसके विशेषताएं भी हो सकती हैं, लक्ष्य भी हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आता है श्रोता विश्लेषण। आप श्रोता विश्लेषण क्या जो सुनने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं श्रोता, मतलब सुनने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं श्रोता। श्रोता विश्लेषण में केंद्र बिंदु क्या होता है श्रोता होता है, इसीलिए मतलब केंद्र बिंदु क्या होता है श्रोता होता है। और इसमें एक संचार देने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है। तो जो सुनने वाला होता है उसे हम ही श्रोता विश्लेषण कहते हैं। और इसमें लिख सकते हैं कि एक सूचना देने वाला एक प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। मतलब संदेश देने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों के बारे में अच्छे से विस्तार से वर्णन कर देंगे, उसमें श्रोता विश्लेषण क्या शामिल होता है। अब आ जाता है संदेश वाहन। संदेश वाहन को दूसरे शब्दों में संप्रेषण कहा जाता है, जिसमें संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों क्या सम्मिलित होते हैं, जिसे आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इसको हम संप्रेषण भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है, एक संदेश भेजने वाला होता है जिसे हम प्रेषक बोलते हैं, एक प्राप्त करने वाला होता है जिसे हम प्राप्तकर्ता बोलते हैं। और मतलब दोनों की भी जो भी क्रिया होती है, मतलब संप्रेषण का आशय होता है कम्युनिकेशन शब्द से बना है, जो कॉमनिज शब्द से मतलब कॉमनिज शब्द है जो कॉमन शब्द से इसकी क्या उत्पत्ति हुई है। वो कहने का विषय है कि अपने बातों को सरल तरीके से दूसरे को समझाना क्या कहलाता है संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाता है विक्रय कला। देखिए विक्रय कला क्या होता है, जैसे हम बताए हैं विक्रय क्या होता है, जब क्रेता विक्रेता दोनों होते हैं और वस्तु का क्या होता है क्रय विक्रय होता है। और विक्रय का मीन्स आप लोग जानते हैं कि वहाँ क्रेता भी उपस्थित होता है, विक्रेता भी उपस्थित होता है। विक्रेता किसी वस्तु को क्रेता को क्या दे देता है तो क्या कहलाता है विक्रय कहलाता है। विक्रेता किसी वस्तु को क्रेता को बेच देता है वो क्या कहलाता है विक्रय कहलाता है। और विक्रय कला में विक्रय और विक्रय में वृद्धि करने दोनों की क्रिया क्या होती है सम्मिलित होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं विक्रय कला कहते हैं। तब विक्रय के माध्यम से किसी बिक्री में वृद्धि करना क्या कहलाता है विक्रय कला कहलाता है, ठीक है। फिर विज्ञापन प्रक्रिया, जिस प्रकार सेलिंग प्रोसेस था उसी प्रकार विज्ञापन प्रक्रिया है। विज्ञापन प्रक्रिया में उत्पादन की लागत मतलब विज्ञापन प्रक्रिया जैसे जिस प्रकार विज्ञापन है उसी प्रकार विज्ञापन की प्रक्रिया है
विज्ञापन प्रक्रिया में सबसे पहले उसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको निर्धारित किया जाता है। पहले हेडिंग में आप लिख सकते हैं विज्ञापन के उद्देश्यों को क्या परिभाषित करना। दूसरे में लिख सकते हैं विज्ञापन का नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है। और तीसरे में लिख सकते हैं कि विज्ञापन क्या है, व्यवसायिक संगठन है, क्या 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 हेडिंग उद्देश्य को परिभाषित करना, विज्ञापन का नियोजन बनाना, विज्ञापन एक व्यवसायिक संगठन है, उसके बारे में हेडिंग कर लिख देंगे, विज्ञापन प्रक्रिया आपका क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन का क्या आपको आंसर संक्षिप्त शब्दों में आपको समझाने की हम कोशिश किए हैं। और आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि हम वीडियो बना रहे हैं, क्या आपको अच्छे तरीके से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इसके बारे में आपको आने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।